नमस्कार साथियों, मैं मुकुल स्वागत करता हूं आपका सीएनए में। सीएनए में आज हम लोग सीरीज देखने वाले हैं एनएनए, यानी सीएनए का मतलब है करंट न्यूज एनालिसिस, और उसके अंदर जो हमारी सीरीज चल रही है नेशनल न्यूज एनालिसिस। तो आप लोगों को मैंने बताया था जैसे कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, जो आपकी नेशनल न्यूज होती है, तमाम अखबारों में आपने देखी होंगी सुर्खियां आती हैं डेली, वही करंट अफेयर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप सेंटर के एग्जाम दें या उत्तराखंड के एग्जाम दें, कोई से भी स्टेट के एग्जाम दें। एनएन सीरीज यानी एनएनए नेशनल न्यूज एनालिसिस आपके लिए फायदेमंद जरूर रहेगा। अगर हम बात करें एनएनए की, तो इसमें आप सेंटर के एग्जाम कवर हो जाएंगे, आपके वेरियस जो स्टेट के एग्जाम है वो सारे कवर हो जाएंगे, चाहे वो आपके यूकेपीएससी कराता हो, यूकेएसएससी कराता हो, या वेरियस जो भी एग्जाम बोर्ड आपके कराते हो, तो वहां पर आपकी इसमें सब कवर हो जाएंगी। इसके अलावा जो हमारी दूसरी सीरीज है सीएनए, ठीक है, सॉरी यूएनए उत्तराखंड न्यूज एनालिसिस, ये आपके उत्तराखंड के लिए स्पेसिफिक है। तो यहां पर ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होने वाली है। अगर चैनल पर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लेना। शुरुआत करेंगे हम लोग सेशन की। इससे पहले अगर आपने मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं किया है तो मुकुल नाम से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर पता है आप लोगों को तुरंत अपडेट वहां पर मेरे द्वारा दे दी जाती है, किसी भी एग्जाम की, चाहे आपका यूकेएसएससी एग्जाम हो या कोई नोटिफिकेशन हो, करंट अफेयर हो, छोटी छोटी अपडेट आपको सोशल मीडिया पर मेरे द्वारा दे दी जाती है। तो आप फेसबुक पर मुकुल नाम से मुझे सर्च कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा माई टॉक शो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, एक ऐसा प्रोग्राम है उत्तराखंड का जहां पर हम लोग जो चयनित छात्र होते हैं उनका अनुभव अपने आप से वो आपसे साझा करते हैं इस स्टेज पर आकर। तो आपको उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है अपनी तैयारी के दौरान। कैसे उतार चढ़ाव के बीच उन्होंने जो अपना स्थान है वो सुनिश्चित किया, ये सब कुछ आपको यहाँ पर माई टॉक शो में देखने को मिलता है। ऐसी कहानियां जिनसे आप भी इंस्पायर होते हैं और आपको भी एक गवर्नमेंट जॉब की तरफ आने का हौसला मिलता है। तो इस चीज को आप जाकर वहां देख सकते हैं, अलग अलग इंटरव्यूज हैं वहां पर। साथ ही साथ अगर आप मुझसे व्हाट्सएप पर कनेक्ट होना चाहते हैं तो यहाँ पर स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे। शुरुआत के साथ साथ हम लोग देखेंगे आज का हमारा पहला करंट अफेयर क्या है। पहला करंट अफेयर अगर हम बात करें यहाँ पर भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2023, तो हाल ही में जो है भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2023 जारी किया गया। ठीक है, सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि ये जारी करता कौन है, यानी अगर मैं बात करूं भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2023 को जारी किसने किया था, तो ट्रांसपेरेंसी एजेंसी इंटरनेशनल है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इसको जारी किया था। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। साथ ही साथ इसमें जो शामिल देश थे, इसमें शामिल देशों की संख्या की अगर मैं बात करूं तो टोटल 180 देश इसमें शामिल थे, और शीर्ष पर हमेशा की तरह डेनमार्क रहा, उसके बाद फिनलैंड दूसरे स्थान पर रहा, और तीसरे स्थान पर न्यूजीलैंड रहा। ठीक है, तो ये टॉप 3 आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ भारत का क्या स्थान रहा, तो भारत का इसमें 93वां स्थान रहा, जो कि 2022 में 85वां था। तो लगातार भारत की रैंक जो है गिरती जा रही है। 2022 में भारत का स्थान 85वां था और 2023 में भारत का स्थान 93 हो चुका है। इस चीज को आपको नोट करना है और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या थी, तो भारत की रैंक 93 थी। और बात करें सबसे नंबर 1 पर कौन सा देश था, तो डेनमार्क हो जाएगा। और साथ ही साथ इसको जारी कौन करता है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको जारी करता है। यहां पर आप न्यूज़पेपर की कटिंग दे सकते हो कि इंडिया रैंक 93 आउट ऑफ 180 कंट्रीज इन करप्शन प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। ठीक है, इस चीज को नोट कर लिख सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। साथ ही साथ अगर आपको यहां पर क्लासेस लेंदी लगती हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि लेंदी क्लासेस लगती हैं, पसंद नहीं करते हैं क्लासेस देखना, वो लोग अपने आप ही पढ़ लेते हैं, तो आप करंट अफेयर कर मेरा चैनल है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी, उसे जाकर फॉलो कर सकते हो। सेम कटिंग आपको वहां पर भी मिल जाती है डेली, तुरंत सुबह सुबह। ठीक है, इस चीज को आप वहां से देख सकते हो। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। खेलो इंडिया विंटर गेम्स तो 2024 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स, ठीक है, 2024 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहां पर हुआ, ये सबसे पहले आपको नोट करना है। तो अगर हम बात करें 2024 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहां पर हुआ था, तो ये हुआ था आपका जम्मू कश्मीर के अंदर में। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों जगह हुआ था, इस चीज को याद रखिएगा। अब इसके शुभंकर की अगर मैं बात करूं तो हिम तेंदुआ सीन ए शी, इस चीज को याद रखिएगा। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 मॉस्कॉट इसका क्या है, स्नो लेपर्ड। इसका हिम तेंदुआ यानी स्नो लेपर्ड इसका क्या है, मॉस्कॉट है, यानी शुभंकर है। साथ ही साथ सीन ए सीन शान इसकी यहां पर क्या हो जाएगा, थीम हो जाएगी। इस चीज को याद रखिएगा। शीतकालीन खेल 2024, इस चीज को याद रखिए, शीतकालीन खेल 2024 का पहला संस्करण लद्दाख में और दूसरा संस्करण गुलमर्ग में होगा। यानी अगर बात करें
खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 कहां पर हो रही है। अब इसको याद करने का बेसिक तरीका क्या है, विंटर की बात आ रही है, जाहिर सी बात है जिस जगह में विंटर होगा, विंटर कहां है, जम्मू कश्मीर के अंदर है विंटर, तो ये गेम्स जो है विंटर जो पहला संस्करण होगा लद्दाख के अंदर होगा, आपको पता है लद्दाख में होगा। दूसरा संस्करण की अगर मैं बात करूं गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में होगा। इस चीज को आपको भली बात यहां पर देखना है, तो ये चीज नोट करने वाली है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 कहां पर हुआ, तो गुलमर्ग में पहला संस्करण, सॉरी लद्दाख में पहला संस्करण हुआ और दूसरा संस्करण आपका कहां पर होगा, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर के अंदर होगा। लोगो और शुभंकर का अनावरण केंद्र खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा किया गया। तो वर्तमान में हमारे खेल मंत्री कौन है, अनुराग सिंह ठाकुर है। इस चीज का भी आपको ज्ञान होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर चीज क्या है, देखो आप लोगों को करना क्या है, बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि हम लोग करंट अफेयर को लास्ट में पढ़ लेंगे। अच्छी चीज है, लास्ट में पढ़ा जा सकता है, नो डाउट। करंट अफेयर एक ऐसी चीज है आपको डेली हैबिट्स में होना चाहिए कि जब हम लोग क्या करते हैं, ये हमारी ना डेली, जिसे कहते हैं डेली ड्रग होना चाहिए। आप होता है ना कि आप डेली उठ रहे हो, सुबह टेलीग्राम चैनल खोला, वहां पर आपको न्यूज़पेपर की कटिंग्स मिल रही है, या इवनिंग में जब भी आपको टाइम मिलता है, मैंने अलग अलग तरीके बताए आपको। होता क्या है, मान लो आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है ना कि इन चीजों को पढ़ के टाइम वेस्ट हो रहा है, जो कि नहीं है। ऐसा नहीं कि करंट अफेयर आपके एग्जाम में ही आएगी, करंट अफेयर आपका सोशल नॉलेज भी गेन करती है। मान लो आप अपने दोस्तों में कहीं खड़े हो, कहीं बातचीत चल रही है, यार फलाने देश ने वर्ल्ड कप जीत लिया, फलाना ये चल रहा है। अब आजकल अंडर 19 वर्ल्ड कप चल रहा है, किसी को कुछ पता ही नहीं है। लेकिन अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ोगे, थोड़ा बहुत इस चीज के टच में रहोगे, तो आपको पता है कि जो इंडिया है अंडर 19 वर्ल्ड कप में फाइनल में पहुंच चुकी है साउथ अफ्रीका को हरा के। ये कैसे पता लगा, न्यूज़पेपर पढ़ के पता लगा। अब अगर आप इसको अभी पढ़ रहे हो, लास्ट में ही पढ़ोगे तो आपको डबल बार पढ़ लिया। बट होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं, लास्ट में जब एग्जाम नजदीक होता है, एक हफ्ते पहले जब हमें ऐसी चीजें पढ़नी होती हैं जहां पर शार्प रिवीजन की जरूरत होती है, हम वहां पर करंट अफेयर उठाते हैं और एक साथ इतना बर्डन आ जाता है कि हमें याद ही नहीं हो पाता है। तो इसीलिए डेली हैबिट में लाइए, कम से कम 10 से 15 मिनट आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना ही पढ़ना है। चाहे आप टेलीग्राम से पढ़े, चाहे मेरी वीडियोस देखें, चाहे आप कहीं से भी पढ़े, न्यूज़पेपर पढ़े, ये आपकी डेली हैबिट होनी चाहिए। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर आपने देखा खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 कहां पर हुआ, पहला संस्करण लद्दाख में, और दूसरा कहां पर हुआ, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर के अंतर्गत हुआ। यहां पर आप न्यूज़पेपर में देख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगले करंट अफेयर की, तो सरकार ने 16वें वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की। तो हाल ही में सरकार ने क्या किया, 16वें वित्त आयोग के सदस्यों की क्या करी, नियुक्ति की। तो 16वें वित्त आयोग, अगर मैं बात करूं यहां पर वित्त आयोग की, तो ये कौन से आर्टिकल में है, केंद्र वित्त आयोग, आपको कमेंट करना है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, हर बार एग्जामों में पूछा जाता है। जो भी व्यक्ति या जो भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है, जरूर इसका आंसर दे। आसानी से गूगल भी करोगे मिल जाएगा आपको, अन्यथा आपने पढ़ा ही जरूर होगा, ठीक है, किताब में जरूर पढ़ा होगा। वित्त आयोग कौन से आर्टिकल में है, तो आपको नीचे कमेंट करना है कि वित्त आयोग कौन से आर्टिकल में है, और 4 सदस्यों की इसमें नियुक्ति की गई है। इसके अध्यक्ष कौन है, हाल ही में जो हमारे नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया, ठीक है, नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। इस चीज को याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अरविंद पनगड़िया को क्या बनाया गया है, हाल ही में 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, और इन्हीं के साथ साथ 4 अन्य सदस्यों को नियुक्त किया गया है। अगर आपसे बात करें, यहां पर प्रश्न एक ऐसा भी बन सकता है, वित्त आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं, वित्त आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो आप क्या जवाब दोगे, अध्यक्ष सहित 5 सदस्य होते हैं, यानी 4 सदस्य होंगे और एक अध्यक्ष होगा। तो टोटल अगर मैं बात करूं कितने होते हैं, 5 होते हैं, और 4 यहां पर मेंबर होते हैं और एक अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष कौन है, अरविंद पनगड़िया जी यहां पर अध्यक्ष हो जाएंगे, और 4 अन्य सदस्य कौन कौन है, अजय नारायण झा जी, एन जॉर्ज मैथ्यू हो जाएंगे, डॉक्टर निरंजन राजाध्यक्ष हो जाएंगे, सौम्यकांत घोष यहां पर हो जाएंगे। इस चीज को याद रखिएगा, अध्यक्ष इंपॉर्टेंट है, बाकी 4 अन्य सदस्य इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि आपसे नाम पूछ लेगा, अध्यक्ष पूछ सकता है, टोटल मेंबर पूछ सकता है, आर्टिकल पूछ सकता है, किस आर्टिकल में आता है, इस चीज को यहां पर देखिएगा, ठीक है। तो पीआईबी की न्यूज थी है, प्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नाइजर, माली और बुर्किना फासो ECOWAS की सदस्यता से बाहर हुए, ठीक है, ECOWAS की सदस्यता से ये लोग क्या हो गए हैं, बाहर हो गए हैं। तो यहां पर कितने देश हैं, 3 देश हैं, नाइजर, माली और बुर्किना फासो, ये 3 देश हैं, ये ECOWAS की सदस्यता से बाहर हो चुके हैं। अब ये यहां पर ये क्या है, ये एक अफ्रीकन संगठन है, ठीक है, अफ्रीकन देशों का, जैसी नाटो है, आपने देखा होगा नाटो होता है, इसी प्रकार से आपने देखा होगा ब्रिक्स होता है, ठीक है, इसी प्रकार से आपने देखा होगा G7 देखा होगा,
G20 देखा होगा। तो इसी प्रकार का एक ग्रुप है, अफ्रीकन यूनियन, यूरोपियन यूनियन, इसी प्रकार से ECOWAS कर एक संगठन है। और इस संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1975 में इसको स्थापित पश्चिमी अफ्रीका देशों का एक संगठन है, यानी पश्चिमी अफ्रीकी देशों का एक संगठन है। इस चीज को आपको नोट करना है, पश्चिमी अफ्रीकी देशों का संगठन हो जाएगा। इस चीज को याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ सकता है हाल ही में इन 3 देशों, ये निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो इनसे ECOWAS से बाहर नहीं हुआ, ठीक है, यहां पर नाइजर दे देगा, माली दे देगा, बुर्किना फासो दे देगा और एक और देश दे देगा कि इनमें से कौन इससे बाहर नहीं हुआ। तो ये 3 तो हुए हैं, है ना, एक और देश हुआ तो वो नहीं हुआ है, ऐसा आपको क्वेश्चन बन सकता है। तो क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। देखो अब यहां पर आप अनुमान नहीं लगा सकते हो कि क्वेश्चन कैसा बनेगा। करंट अफेयर में इसीलिए कहता हूं हर एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, आप इस चीज को डेली धीरे धीरे पढ़ते जाइए। अगर आप, ऐसा होता है ना, डेली अगर आप पढ़ रहे हो तो आप पे बर्डन नहीं आता है, बाद में आप रिवीजन करोगे तो आपको रिकॉल हो जाता है हर चीज, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा रिपोर्ट, यहां पर हाल ही में भारतीय अर्थव्यवस्था की एक समीक्षा रिपोर्ट आई है, ठीक है। इंडियन फ्लैग्स 4 challenges as it embark on 7 trillion इकोनॉमी पाथ। तो इंडिया हाल ही में आपको पता है 3.5 लगभग 4 ट्रिलियन हमारी इकोनॉमी होने वाली है, 5 ट्रिलियन का हमारा लक्ष्य है, लेकिन हम लोग 7 ट्रिलियन की ओर भी देख रहे हैं। तो 5 ट्रिलियन हमारा लक्ष्य है फिलहाल के लिए। तो यहां पर क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा रिपोर्ट। तो बजट के ठीक पूर्व जारी होने वाले इकोनॉमिक सर्वे के इतर वित्त मंत्रालय ने द इंडियन इकोनॉमी और रिव्यू जारी किया गया है। तो इंडियन इकोनॉमी और रिव्यू जारी किया गया है किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा। इस रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष 4 चुनौतियों को रेखांकित किया गया है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष जो है 4 चुनौतियों के इसमें शामिल किया गया है और रेखांकित किया गया है। आपको यहां पर नोट क्या करना है, बजट के ठीक पूर्व, ठीक है, जारी होने वाले इकोनॉमिक सर्वे। आपको पता है जब भी हमारे देश का हो, राज्य का हो बजट आता है तो इकोनॉमिक सर्वे जरूर होता है। उससे पहले सरकार अपनी रिपोर्ट रखती है, उस रिपोर्ट में इकोनॉमिक सर्वे होता है, हर एक चीजें बताई जाती है। इस सर्वे से पहले वित्त मंत्रालय ने द इंडियन इकोनॉमी और रिव्यू जारी किया है, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। भारत सरकार ने गुजरात के सूरत एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा प्रदान किया है। तो आपसे प्रश्न कैसे बन जाएगा, हाल ही में निम्नलिखित में से किस एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो भाई जाहिर सी बात है, हमारे प्रधानमंत्री जी का गढ़ क्या है या घर कौन सा है? गुजरात है। और गुजरात में ही क्या करा गया है, यहां पर जो सूरत एयरपोर्ट है इसको अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है। तो डिफरेंस होता है इंटरनेशनल और नेशनल एयरपोर्ट्स में। जैसा कि हमारा जॉलीग्रांट की अगर हम बात करें तो फिलहाल के लिए ये आपका नेशनल एयरपोर्ट है, लेकिन अगर यहां से विदेशों के लिए डायरेक्ट फ्लाइटें हो जाएंगी, आपको पता है यहां से क्या होता है, हमें दिल्ली जाना पड़ता है, यहां से इंडिया के लिए अलग अलग स्टेटों के लिए फ्लाइट चलती है, इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं चलती है। और चलती भी है तो फिर छोटे मोटे देशों के लिए चलती है, उसे अब इंटरनेशनल का दर्जा नहीं दिया गया है। लेकिन अभी हाल ही में जो गुजरात का सूरत एयरपोर्ट है, गुजरात सूरत एयरपोर्ट डिक्लेयर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट सूरत, ठीक है। गुजरात इंडियन जनवरी 31 की रिपोर्ट है ANI की। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिक्लेयर्ड गुजरात सूरत एयरपोर्ट एज एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट अकॉर्डिंग टू एन ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो सरकार ने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताया है कि गुजरात का जो सूरत एयरपोर्ट है इसे अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे महाराष्ट्र फिर बना खेलो इंडियन गेम्स का सरताज। तो हाल ही में आपको पता है कि खेलो इंडिया गेम्स का सरताज कौन बना है, यानी जो फिर से एक और बार शीर्ष पर रहा है, महाराष्ट्र रहा है। हाल ही में 6वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स। इन चीजों में डिफरेंस समझना है। बहुत बच्चे क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि हम लोग कंफ्यूज क्या रहते हैं, खेलो इंडिया गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स। तो ये इनके आगे जो शब्द होते हैं ना, इन शब्दों का बहुत बड़ा खेल है। मान लो आपने याद करा खेलो इंडिया विंटर गेम्स, इससे पहले हमने विंटर गेम्स देखा है। अब विंटर गेम्स और यूथ गेम्स दोनों डिफरेंस है नहीं है। अब अगर आपका एग्जामिनर आपसे पूछता है कौन सा संस्करण था, आप याद करके गए विंटर गेम्स, वहां आ गया यूथ गेम्स, तो थोड़ा सा आपको यहां पर कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसका मैंने आपको बताया ना, विंटर गेम्स है तो आपको ये याद रखना है कहां पर हुआ है। पहला संस्करण आपका लद्दाख में हुआ है, दूसरा गुलमर्ग में हुआ है। इसी प्रकार से जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, 6वां संस्करण है इसका यूथ। अब यूथ कहां का है भैया, महाराष्ट्र का यूथ क्या है, बहुत तगड़ा यूथ है।
है ना। हर कोई हीरो बनने के सपने देख रहा है वहां पर। अब अपने उत्तराखंड की तरह नहीं कि यहाँ पर सरकारी नौकरी के पीछे लगे हैं, अब लाखों भीड़ लगी है। लेकिन जो महाराष्ट्र है यहाँ पर क्या है, यूथ जो है हीरो बनने के कागार पर, मतलब हीरो बनने के सपने देख रहा है। तो यहाँ पर महाराष्ट्र बाजी मार जाएगा, ठीक है। छठवां खेलो इंडियन यूथ गेम्स में क्या है, महाराष्ट्र 2024 में टॉप स्थान पर रहा है। एक बार आपको रिपोर्ट कार्ड दिखा देता हूं किस प्रकार से खेलो इंडिया यूथ गेम्स का रिपोर्ट कार्ड है। तो छठवां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 कहां पर हुआ, महाराष्ट्र के अंदर हुआ। जहां पर आयोजन कहां पर हुआ, आयोजन की अगर हम बात करें तमिलनाडु के 4 शहरों में। अगर आपसे पूछे छठवां खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो कि 2024 में हुआ, कहां पर हुआ, तमिलनाडु के अंदर हुआ। तमिलनाडु यानी कि चेन्नई के अंतर्गत हुआ, 4 शहरों में, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, त्रिची में ये आयोजन कराया गया। तो आपसे ऐसा तो है नहीं कि वहां के स्पेशल किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछेगा, आपसे पूछेगा क्या कि तमिलनाडु, ये छठवां खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां पर आयोजित कराया गया, किस शहर में या किस राज्य में, तो तमिलनाडु में कराया गया। इस चीज को याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाईलाइट कर चलना इस चीज को, ठीक है। अब यहां पर आपसे पूछेगा कौन सा संस्करण था, तो छठवां संस्करण यहां पर हो जाएगा। साथ ही साथ आपसे क्या पूछ सकता है कि शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा, तो शीर्ष पर रहा महाराष्ट्र। कितने अंकों के साथ, 158 टोटल मेडल जीते, जिसमें 57 गोल्ड थे, 48 सिल्वर, 53 ब्रॉन्ज थे। दूसरे स्थान पर जो आयोजक राज्य था तमिलनाडु वो रहा, और तीसरे नंबर पर हरियाणा रहा। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है, कभी भी स्पोर्ट्स की बात आती है तो अपन लोग को क्या लगता है, मतलब हम लोग को क्या लगता है, बेसिकली जब हम पढ़ते नहीं है और थोड़ा हमें नॉलेज भी होता है ना, अल्प ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। कैसे होता है मैं बताता हूं। अब ऑप्शन में हरियाणा आया, अब हम तुक्का मारना चाह रहे हैं, है ना। ऑप्शन में हरियाणा आया, हम तुक्का मारना चाह रहे हैं, और हमें ये पता है स्पोर्ट्स में जो सबसे ज्यादा मेडल है हरियाणा ला रहा है। तो हमने कुछ नहीं देखा इधर ना उधर, सीधा हरियाणा पर टिक मार दिया। घर आए, यूट्यूबर ने आंसर की बताई, कोई हरियाणा बता रहा है, कोई तमिलनाडु बता रहा है, कोई महाराष्ट्र बता रहा है। अब हम कंफ्यूज है, गूगल करा, पता लगा भैया यहाँ तो महाराष्ट्र नंबर 1 है। तो वहीं पर होता है कि यार मैं तो शायद महाराष्ट्र के साथ भी जा सकता था, उस समय ख्याल ही नहीं आया। तो तुक्के और पढ़ने में यही अंतर है। तुक्का में क्या होता है कि तुक्का तुक्का ही होता है, लग गया तो तुक्का, नहीं लगा तो मुक्का। इस चीज को याद रखिएगा। अब हरियाणा को आप सोचोगे तो हरियाणा है ना आप लोग, लेकिन यहां पर आंसर क्या है, महाराष्ट्र है 158 मेडल के साथ। अब यहां पर बात करें हमारे उत्तराखंड का क्या हाल रहा, तो उत्तराखंड का हमेशा की तरह से थोड़ा छोटा राज्य है, फैसिलिटीज कम है, क्योंकि पहाड़ों से जो भी हमारे एथलीट आते हैं इतनी सुविधाएं मिल नहीं पाती हैं। देहरादून आते आते ये भ्रष्टाचार के भेंट इतना चढ़ जाते हैं कि वो अपना उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की भी। तो उत्तराखंड ने 5 स्वर्ण पदक जीते, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड ने छठवां खेलो इंडियन यूथ गेम्स में कितने स्वर्ण जीते, 5 जीते, 3 रजत जीते, 8 कांस्य जीते, कुल मिलाकर 16 पदक जीतने के साथ साथ उत्तराखंड कौन से स्थान पर रहा, 19वें स्थान पर रहा था। इस चीज को याद रखिएगा। उत्तराखंड 5 गोल्ड जीता, 3 सिल्वर जीता, 8 ब्रॉन्ज जीता, टोटल 16 मेडल जीता, ठीक है। 5 3 8 और 8 और 8 16। 5 क्या जीता, गोल्ड जीता, 3 सिल्वर जीता, और 8 क्या जीता, ब्रॉन्ज जीता, और कुल मिलाकर 16 मेडल जीता, और 16 3 19, यानी कि 19वें नंबर पर उत्तराखंड रहा। तो तीनों चीज इंपॉर्टेंट है, कितने गोल्ड जीता, टोटल कितने जीता, कौन से स्थान पर रहा, और पहले पर तो महाराष्ट्र बताया आपको, दूसरे पर तमिलनाडु, तीसरे पर हरियाणा, उत्तराखंड 19वें स्थान पर रहा। और ठीक है, यहां पर इस चीज को आप देख सकते हो, ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है, इस चीज को याद रखिएगा। तस्वीरों में देख सकते हो, अभी बताया था खेल मंत्री कौन है, अनुराग ठाकुर जी हमारे खेल मंत्री हो जाएंगे। चेन्नई में बुधवार को महाराष्ट्र के एथलीट को ट्रॉफी देते खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी, इस चीज को याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो जाएगा, ठीक है। इन चीजों को आपको याद रख के चलना है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट करंट अफेयर की, हमारा कौन सा है, WHO ने ट्रांस फैटी एसिड उत्पादन को खत्म करने की दिशा में प्रगति के लिए 5 देश डेनमार्क, लिथुआना, पोलैंड, सऊदी अरब और थाईलैंड को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस चीज को याद रखिएगा, किसने करा, WHO ने। क्या करा, ट्रांस फैटी एसिड उत्पादन को, तो ट्रांस फैटी एसिड उत्पादन को खत्म करने के लिए प्रगति के लिए किन 5 देशों को WHO के द्वारा सर्टिफिकेट दिया गया था, तो यह दिया गया था प्रमाण पत्र, किसको दिया गया, एक तो डेनमार्क को दिया गया था, लिथुआना को दिया गया, पोलैंड को दिया गया, सऊदी अरब, थाईलैंड को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। WHO अवार्ड्स कंट्रीज फॉर प्रोग्रेसिंग इन एलिमिनेटिंग इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस ट्रांस फैट फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग चाहो तो याद रख सकते हो, बाकी मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया है, ठीक है। मलेशिया के 17वें राजा बने सुल्तान इब्राहिम
तो ऐसा प्रश्न बन जाते हैं। हाल ही में मलेशिया, आपको पता है हांगकांग मलेशिया, ठीक है, ये सुना भी होगा आपने। तो मलेशिया के 17वें राजा कौन बने हैं? सुल्तान इब्राहिम जो है हाल ही में मलेशिया के 17वें राजा बने हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो तस्वीरों में, असली में भाई सुल्तान ही लग रहे हैं, ठीक है, टोपी टापी डाल के मस्त बिल्कुल सुल्तान मिर्जा की तरह अपने सुल्तान यहाँ पर जो है सुल्तान इब्राहिम जी यहाँ के क्या बने हैं? राजा बने हैं। जैसा हमारे देश में प्रधानमंत्री है वैसे यहाँ पर राजा वगैरह चलते हैं आज भी, ठीक है, मलेशिया में। तो मलेशिया के जोहार राज्य पर शासन करने वाले सुल्तान इब्राहिम ने 17वें राजा के रूप में शपथ ग्रहण की। तो इस चीज को याद रखिएगा, मलेशिया के जोहार राज्य पर शासन करने वाले, ठीक है, जोहोर राज्य पर शासन करने वाले सुल्तान इब्राहिम ने क्या करा? 17वें राजा के रूप में शपथ ग्रहण करी। यहां से इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट करंट अफेयर की, हम बात करते हैं यहां पर जय शाह लगातार तीसरी बार एसीसी के अध्यक्ष बने, ठीक है। तो जय शाह जो है लगातार तीसरी बार एसीसी के अध्यक्ष बने, इस चीज को आपको नोट करना है। तो जैसा कि आपको पता है बीसीसीआई के सचिव, ठीक है, बीसीसीआई के सचिव कौन है? जय शाह जी हैं। जय शाह जी बहुत बड़े हमारे बहुत खतरनाक क्रिकेटर रहे हैं, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम जोक, मजाक चल रहा है यहाँ पर। जय शाह जी आपको पता है बीसीसीआई के सचिव हैं और जय शाह जी को लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। तो आपसे पूछ सकता है एशियाई क्रिकेट परिषद, ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है एसीसी, एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष कौन बने हैं हाल ही में? तो जय शाह जी, बीसीसीआई के सचिव जय शाह जी को लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए एसीसी का अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है। एसीसी अध्यक्ष अगर बात करें, एसीसी का जो चेयरमैन होता है इसमें आपको पता है इंडिया आता है, ठीक है, श्रीलंका आ जाएगा, पाकिस्तान आ जाएगा, अफगानिस्तान आता है आपका, ठीक है, और नेपाल आता है। ये तमाम आपके जो देश है ये एसीसी के अंतर्गत आते हैं और इन्हीं के बीच में आपको पता है एशिया कप वगैरह खेला जाता है। और इसी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जय शाह जी इसके अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, राज्यसभा में स्वाति समेत 3 नए सदस्यों ने शपथ ली। तो राज्यसभा में हाल ही में 3 सदस्यों के द्वारा शपथ ली गई और सतपाल सिंह संधू नए संसद भवन में शपथ लेने वाले पहले व्यक्ति सांसद बने। इस चीज को नोट करिएगा, ये करंट अफेयर क्यों लिखा रहा हूं मैं? तो सतपाल सिंह संधू ये कौन है? नए संसद भवन में शपथ लेने वाले पहले व्यक्ति सांसद बने हैं। ऐसा प्रश्न बन सकता है, कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर का। देखो हाल ही में ये पूछ देगा कि नए संसद भवन में शपथ लेने वाले पहले संसद सदस्य कौन बने हैं? तो सतपाल सिंह संधू जी कौन बने हैं? हाल ही में नए संसद भवन में शपथ लेने वाले पहले मंत्री सांसद बने हैं। आप नेता स्वाति मालवी ने बुधवार को राज्यसभा में, आपकी नेता, ठीक है, आप नेता स्वाति मालविका ने बुधवार को राज्यसभा में सदस्यता की शपथ ली। इस चीज को याद रखिएगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगला है आपके पास प्रश्न, आईआईएमसी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा। तो जिसको नहीं पता है भैया, आईआईएमसी यानी कि बात हो रही है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। जिस प्रकार से आपकी आईआईटीज होती हैं, एम्स होते हैं, बड़े बड़े कॉलेज होते हैं ना, मेडिकल का कॉलेज सबसे बड़ा कौन सा है? एम्स दिल्ली है। इसी तरीके से अगर आईआईटी की बात करें तो वेरियस आईआईटीज है, चाहे आईआईटी मद्रास हो, बॉम्बे हो, खड़गपुर हो, कानपुर हो, अलग अलग रैंकिंग होती रहती है। तो ये आईआईटीज होती है, बहुत उच्च लेवल के संस्थान होते हैं। आईआईटी से क्या होता है? इंजीनियर्स पढ़ते हैं, डॉक्टर्स कहां से? एम्स से है। इसी प्रकार से जो जर्नलिस्ट होते हैं, जो आपके तमाम बड़े बड़े पत्रकार हैं, चाहे रवीश कुमार हो, चाहे आपके ये आज तक पर जितने पत्रकार आते हैं, ठीक है, या फिर सुधीर चौधरी लेजेंड हो, तो ये सारे कहां से पढ़े हैं? ये लोग पढ़े हैं आईआईएमसी से। ये भी इसी प्रकार का बहुत बड़ा संस्थान है। तो हाल ही में इसको क्या करा गया है? डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान आईआईएमसी को विशिष्ट श्रेणी के तहत डीम्ड, ठीक है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया है। तो जिस प्रकार से आईआईटीज वगैरह होती हैं, इसी प्रकार से जो जर्नलिस्ट होते हैं इनके लिए आईआईएमसी होती है। तो आपसे पूछ सकता है हाल ही में निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया? ये किसको दिया गया? तो आईआईएमसी यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, ठीक है, इस चीज को याद रखेगा, भारतीय जनसंचार संस्थान दिल्ली को, ठीक है। तो ये है आपकी तमाम 1 फरवरी की, ठीक है, 1 फरवरी की जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थी 1 फरवरी 2024 की करवा दी है। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्लास में 2 फरवरी की करंट अफेयर मिलेंगी। इसी प्रकार से छोटी छोटी क्लास डेली लाई जाएंगी, ठीक है। अभी को हम लोग थोड़ा पीछे चल रहे हैं, उम्मीद करूंगा कि जल्दी जल्दी हम इसको कवर अप कर डेली इस क्लास को लाया जाए। तो आप लोगों का फीडबैक बताएगा क्लास डेली लानी चाहिए या वीकली लानी चाहिए या मंथली लानी चाहिए। जैसा आप लोग का फीडबैक रहेगा वैसे मैं क्लास को कराऊंगा। बाकी चैनल पर अगर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्लास को अधिक से अधिक शेयर करेगा। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।